मुझे जो लगता है कि ये जो भी लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं इसमें ज्यादातर बड़े कमजोर लोग हैं। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ भी कि कमजोर आदमी को पावर हैंडल नहीं कर पाता, वो कि जो मांगे थी वो काफी हद तक मान ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट रुक गया था, वापस से शुरू हुआ। एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी कोई भी इवेंट होता था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी या जिसका वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती तो कहते थे फॉरेन हैंड है, विदेशी हाथ है। अगर हम अपने सैनिकों के बच्चों को नहीं देंगे तो क्या रजाकार के बच्चों को देंगे? शेख हसीना जी ने जब रिजाइन किया तो प्रेसिडेंशियल रूल के तहत जो इनकी अपोजिशन पार्टी है, लेफ्टिस्ट जो है वो जेल में थे, जो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर है। नहीं वो तो रिहा कर दिया। नहीं वो तो खैर करप्शन के चाल में अंदर है। दिवाली में अली रहे, राम रहे रमजान, मुंह को दो को बोधना, मैं हूं बस एक इंसान। बांग्लादेश में उग्रवाद की आग इतनी ज्यादा धधक चुकी है कि उसने इंसानियत को कब का खत्म कर दिया है। मार मार मुसलमान के चक्कर में कई बांग्लादेशी हिंदुओं के तिलक को साफ कर दिया गया है। पॉलिटिकल पंचायत के इस पहले एपिसोड में आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं शुभम पांडे हूं और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका पॉलिटिकल पंचायत में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रभात पोद्दार, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर शुरू करते हैं। मतलब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ये चीज शुरू हुई और आज किस लिमिट तक ये पहुंच चुकी है ये तो हम सब लोग देख ही पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए क्या होता है कि जब कई बार मोमेंटम बहुत बुरी चीज होती है। शुरुआत एक चीज से होती है और उसके बाद जो पुरानी सारी की सारी आपकी जो गुस्सा है या जो पुरानी आपकी दुश्मनियां हैं उसको बाहर निकालने का वो जरिया बन जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फार्म लॉ इंडिया में आए, अब फार्म लॉ जो भी थे उनके खिलाफ मोर्चाबंदी हुई, लेकिन उसके बाद उनके एडिशनल और भी कि एमएसपी को आप लीगल गारंटी बना दीजिए या हर फसल पे लीगल गारंटी दे दीजिए। अगर फार्म लॉ नहीं आते तो ये शायद जो आपकी एडिशनल मांगे हैं वो भी शायद कभी नहीं मांगी जाती। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक टाइम पे बंद हो जाना चाहिए था। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बंद ना होके एक्सटेंड हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपने या तो उसको बेस बना के अपनी कुंठा निकाल ली या आपके जो और दूसरे इश्यूज थे वो उसमें ऐड अप होते गए और इतनी हिंसा में तब्दील हो गए। तो भले ही स्टार्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हुआ था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि वो फिर चीज आउट ऑफ हैंड हो जाती है। बिल्कुल। या गवर्नमेंट चाहती तो शायद एक टाइम के बाद उसको रोक सकती थी। मैं पढ़ रहा था कि जो मांगे थी वो काफी हद तक मान ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बीच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट रुक गया था, वापस से शुरू हुआ। तो क्यों शुरू हुआ? मैं वही आने ही वाला था कि मतलब मेरा जो मेन सवाल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार ये प्रोटेस्ट जरूरी होते हैं। वही वो जो कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ को नहीं पता चलता कि उसको दूध पीना है। बिल्कुल कहानी। तो वही कई बार आपको मांगे पूरी करने के लिए एक बार अपील करनी पड़ती, लेकिन वहां तो मांगे मान ली गई थी। हाँ, तो जितना मुझे जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा या जनता बाद में करेक्ट करेगी, कि जो स्टूडेंट लीडर्स अरेस्टेड थे उनकी मांग मानने के बाद भी स्टूडेंट लीडर्स को काफी टाइम तक छोड़ा नहीं गया और कहीं ना कहीं उसके कारण ये सेकंड लेग ऑफ प्रोटेस्ट चालू हुआ। नहीं तो जो मांग थी काफी हद तक मान ली गई थी और चीजें वहां पे शांत हो सकती थी। तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर था कि उन्होंने उसके बाद जो तत्काल प्रभाव से चीजें शांत करनी चाहिए थी, प्रोबेबली वो वहां पे शायद मिस आउट कर गया। अच्छा, मतलब मैं बेसिकली एक चीज और ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कुछ मांगे थी जो पूरी हुई, थोड़े बंद हुआ, पॉज हुआ, नॉर्मल आ गया था, बट वापस से शुरू हुआ, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऑफ कोर्स। देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रह गया। अब देखिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अभी आई थिंक कल ही मैं सुन रहा था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा
कि भाई ये तो फॉरेन के जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी को हिलाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं हिंडनबर्ग जब पिछली बार रिपोर्ट आई थी तो रानी के शेयर बहुत गिरे थे, बिल्कुल शेयर बाजार भी काफी नीचे गिर गया था। कल परसों जो रिपोर्ट आई उसका उतना असर हुआ नहीं शेयर बाजार पर। तो अब इस पे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी चीज कही और उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी कोई भी इवेंट होता था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी या जिसका वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती तो कहती थी फॉरेन हैंड है, विदेशी हाथ है, तो चाहे कुछ भी हो रहा है वो फॉरेन हैंड है, तो वो अनस्टेबल। बोला अब वही प्लेबुक प्रेजेंट गवर्नमेंट भी यूज करती है कहीं ना कहीं कि हिंडनबर्ग है, तो भाई हिंडनबर्ग जो है वो अपने आप में एक सिंपल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो आपके शेयर बाजार की अस्तसी कर रही है और अपना पैसा कमा रही है। अब उसमें फॉरेन हैंड है या नहीं है ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, हो सकता है ना भी हो। सेम वे शेख हसीना से भाई नहीं संभला प्रोटेस्ट, तो हो सकता है कि भाई सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जो आउट ऑफ हैंड हो गया, या हो सकता है कि भाई पीछे से बैक हैंड में किसी ने अमेरिका का, जैसे वो कह रही कि अमेरिका ने बीच बीच में उसको लॉ दी है। दोनों चीज हो सकती हैं क्योंकि इतने गहराई में ना आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ना हमारे पास है, क्योंकि अपन अब एक इंटेलिजेंस वो इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज पे पहुंच चुके हैं। तो एक मतलब एक जस्ट एक बेसिक सवाल छोटा सा है कि मतलब ये जो तख्ता पलट हुआ यहाँ, जी जी जी, इससे आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी कंट्रीज को फायदा हो सकता है? देखिए जाहिर सी बात है अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनके अच्छे व्यवहार थे भारत की सरकार से, और अगली सरकार जो आएगी उससे ऑब्वियसली होता है। देखिए ये बहुत हल्का नरेटिव चलता है दुनिया में कि ये व्यक्ति जो बैठा है ये प्रो इंडिया है, ये जो आएगा ये एंटी इंडिया है, या ऐसा कभी नहीं होता। इतना ओपनली किसी को फर्क नहीं पड़ता। भाई हो सकता है कि किसी का थोड़ा झुकाव हो, किसी का झुकाव थोड़ा कम हो। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ आपको सुन के। जैसे अभी ब्रिटेन के पीएम थे आपके नारायण मूर्ति जी के दामाद थे, है ना, ऋषि सुनक जी। हाँ। तो इंडिया में बहुत हर्षोल्लास था कि भाई एक इंडियन बन गया, वो इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिशर है। तो उनके लिए ब्रिटिश इंटरेस्ट सबसे आगे है, और ये चीज इन्फोसिस के एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने कही थी। बोला कि कल को अगर ऋषि सुनक को ब्रिटिश इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट में से एक चीज उठानी है, डेफिनेटली और इसमें वो तो नागरिक है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो चूज प्रधानमंत्री है वो, तो वहां का उसको तो करना ही चाहिए। भैया तो वही वाली बात हो गई कि अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे देश का है और कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाए और वो आपके इंटरेस्ट को छोड़ के उस देश के इंटरेस्ट को देखे तो आप ही गाली देंगे ऑब्वियसली। भाई चुना क्यों गया भाई? जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ जो चलता था कि भी तो इटालियन है, मान लीजिए वो पीएम बन जाती और वो इटली के इंटरेस्ट को भारत के इंटरेस्ट से ऊपर रखती, तो क्या आपको चलता? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा भाई साहब, बिल्कुल नहीं चलना। तो ऋषि सुनक कुछ गलत तो नहीं कर रहा अगर वो ब्रिटिश इंटरेस्ट का ध्यान दे रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल चर्चा थी। अब वही बात हो जाती है कि भैया आज जो व्यक्ति है वो प्रो इंडिया, तो क्या वो 100% प्रो इंडिया है? भाई 4 जगह वो भी तो अपने देश का इंटरेस्ट देखेगा, डेफिनेटली देखेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आएगा क्या वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया होगा? क्या वो 1% आपको सपोर्ट नहीं कर सकता? मालदीव्स में मुइज्जू साहब की जब गवर्नमेंट आई तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ थी कि जो ये जो गवर्नमेंट आई थी मुइज्जू की, तो वो एंटी इंडियन प्रोटेस्ट पे आई थी कि भारतीय सेना वहां है या जो भी भारत के इंटरेस्ट है हम दबाव में रहते हैं या जो भी ABCD है तो हम उनको भगा देंगे, और उस बेस पे वो आ गए। कहीं ना कहीं ये चीजें हमने देखी कि और भी जगह हुई कि भाई, तो आज की तारीख में एक पॉइंट जरूर है ये कि अगर कोई गवर्नमेंट भारत का विरोध करके आए कि हम तो भारत के विरोध में रहेंगे और वो सरकार में ही, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा भले ही कई चीजें अप डाउन करनी ही पड़ती। तो लेकिन तो क्या हमें प्रश्न ये पूछना है कि ये जो एंटी रिजर्वेशन राइट्स हुए हैं या एंटी रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन कह लीजिए इसको, तो उससे भारत का तो कोई संबंध ही नहीं है। वो तो वहां की चीज थी। हाँ, इसमें ये बात है कि वो वहां से अब शेख हसीना को हमने शरण दी है, अब इंडिया में रहें या कहीं आगे जाएं, तो भाई हो सकता है कई लोग इसमें एक्सेप्शन लें कि भाई ये इस व्यक्ति को शरण क्यों दी। जैसे हम कैसे लेते हैं कि भाई जैसे भारत से विजय माल्या भागा तो ब्रिटेन में रह रहा है, तो हमें गुस्सा आता है ना, ब्रिटेन तो क्यों दे रखी जगह। तो आपको नहीं मालूम कि उसके कारण कितने लोग भारत से
नाराज रहेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि भाई क्यों दे रखी है। अच्छा, उसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद कल ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, वो कितनी ऑथेंटिक है मैं कह नहीं सकता, कि 28 द्वीप मालदीव्स के हैं, उसमें वापस भारत को मुइज्जू साहब ने बुलाया है टू डू सम प्रोजेक्ट्स ऑफ व्हाटएवर। तो देखिए ये तो अब वो तो आपका ये तो अपॉर्चुनिटी ब्रेकर वाली बात है कि साहब आपको जब लग रहा है कि भाई लेट्स शेक हैंड्स, लेट्स शेक हैंड्स। और जो व्यक्ति आज की तारीख में बांग्लादेश का सिरमौर है, मोहम्मद यूनुस साहब, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि माइक्रो फाइनेंस शब्द अगर आपने सुना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में या पूरे दुनिया में उनकी देन मानी जाती है। अच्छा, जी जी जी। जब उन्होंने 1970s में बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब थी, तो उन्होंने देखा कि जो छोटे लोग हैं उनको लोन नहीं मिलता, जो बड़ा व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी रखवा के लोन ले लेता है, या भारत में भी बहुत नॉर्मल है कि जो संपन्न व्यक्ति उसको लोन मिल जाता है, गरीब आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रखवाने की, कोई है नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम माइक्रो फाइनेंस चालू किया, माइक्रो फाइनेंस ने छोटा लोन, उसके लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना करी, और उसके बाद उनका बहुत नाम हुआ, और इवन उनकी ग्रामीण बैंक को आपको पता होगा नोबेल पीस प्राइज मिला है। अभी कल शायद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए बांग्लादेश में, और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत एग्रेसिव व्यक्ति है। हाँ सही बात है, मतलब इंटरिम में तो जो आदमी बैठा है वो तो ठीक ही लग रहा है अभी ठीक लग रहा है, तो अगला कौन आएगा पता नहीं, हो सकता है खालिदा जी आ जाए तो पता नहीं। बिल्कुल, मे बी। मतलब मैं एक चीज और मतलब जानना चाहूंगा कि जैसे बांग्लादेश के भारत से संबंध काफी अच्छे रहे, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा कुछ भारत को, ये जो अभी इंटरमीडिएट, तो एक बहुत फायदा हुआ एकदम से। वो ये हुआ कि अगर आपको जानकारी हो कि टेक्सटाइल के मामले में, गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में बहुत तेजी से बढ़ा है आपका बांग्लादेश। ऐसा मानते हैं, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 32,000 करोड़ का मंथली एक्सपोर्ट गारमेंट्स का होता है आपका बांग्लादेश से। अब जाहिर सी बात है, इतना टर्मोइल हुआ है, तो 10% ऑफ अमेरिकन इंपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, यानी अगर अमेरिका 100 रुपए के गारमेंट्स दुनिया से खरीदता है तो 10 रुपए के वो बांग्लादेश से खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होगी। सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो तो लोगों को लग सकता है कि रिस्क है, तो हो सकता है, लोग कह रहे थे कि 2-2.5 हजार करोड़ का इसमें से जो धंधा है वो भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स के पास आ सकता है। हाँ, तो जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, शेयर बाजार में जो इंडियन गारमेंट कंपनीज हैं उनमें से कईयों के शेयर काफी तेजी से ऊपर गए थे। ओके, तो हम क्या है कि केवल एक चीज देख रहे हैं। हाँ, देयर इज ऑलवेज अदर साइड। अगर मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा एक्सटेंड कर पाऊं, तो आपने कभी सिविल वॉर अगर सुना हो, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1861 आई थिंक हुआ था। तो अमेरिका के जो राज्य हैं, नॉर्दर्न और सदर्न राज्यों के बीच में लड़ाई हुई थी। अब लड़ाई का कारण क्या था कि जो वहां के ब्लैक्स थे, है ना, अब उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानते थे वहां पे। तो जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन साहब, बिल्कुल नाम सुना होगा, उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लाए थे। इसका अर्थ था कि हम उनको एक नॉर्मल अधिकार देंगे, आजादी से रहने का अधिकार है। तब तक वो संपत्ति की तरह रहते थे, तो यानी अगर वो मेरी संपत्ति है तो मैं गोली मार सकता था, समथिंग लाइक दैट, जो भी रहा होगा। तो जो सदन राज्य थे वो कह रहे थे नहीं भैया हम तो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि उनके थे बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े बाग बगीचे जहाँ पे कॉटन उगता था, और कॉटन के लिए चाहिए चीप लेबर, और चीप लेबर कौन? वो ब्लैक्स। तो अगर हमने उनको आजाद कर दी तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, या हम कहां से लाएंगे लेबर? तो वही लड़ाई झगड़े हुए। अब इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जिनका प्रोडक्शन होता था गारमेंट्स का, उसके लिए कच्चा माल कहां से आना है? सदर्न राज्यों से आना है। तो उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि आप हमें एक्सेप्टेंस दीजिए हमारी लड़ाई को, आप हमें फेवर में आइए, हम आपको कच्चा माल देंगे। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, बोला अब कहां से आएगा कच्चा माल? तो भाई साहब इंडिया से आया। तो इंडिया से उस जमाने में जो, क्योंकि एक तो कॉटन के रेट बढ़ गए एकदम से, और इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ गया फिर, क्योंकि भाई चाहिए तो कच्चा माल, इंडिया में हो रहा है, तो किसानों को भी फायदा हुआ, ट्रेडर्स को फायदा हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि उस जमाने में, क्योंकि
मुंबई से बहुत एक्सपोर्ट होता था, तो बहुत पैसा मुंबई में है, तो वहां के जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने मुंबई के डेवलपमेंट बहुत पैसा डाला, तो जो आज आपका मुंबई देख रहे हो आप, ओके, वो उस पैसे पे है जो 1860 में जो क्रांति या जो लड़ाइयां चल रही थी, तो किस लड़ाई का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हाँ, definitely। वो लोग ध्यान नहीं देते शायद कई बार। हाँ, मतलब जो जो चीज उस डायरेक्शन में सोचेगा वो देख रहा है, आप देख रहे हैं, तो देख रहे हैं हम तो वही देख रहे हैं। अच्छा, क्या कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को इतना हर्ट कर रहा है, स्पेशली जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वुमेन के साथ काफी ज्यादा ब्रुटैलिटी देखने को मिल रही है, मार दिया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिर तबाह करे जा रहे हैं। सुनने में आया बांग्लादेश में 200 साल पुराना एक हिंदू का मंदिर जला दिया गया। इवन टेम्पल, अगर आपको पता हो कि जब 1971 का वॉर हुआ था जिसमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसकी मेमोरियल की एक मूर्ति थी जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सेना के लोग जो साइन कर रहे हैं उसकी एक प्रसिद्ध एक मूर्ति थी, स्टैचू थी अच्छी खासी बड़ी, वो भी शायद तोड़ दिया उन्होंने। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग हर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी कल ही मैं देख रहा था कि एक हिंदू है, उसका एक बाइक का शोरूम था, पूरा जला दिया। मतलब इंसान पानी में डुबो दे रहे हैं, कोई बचने के लिए भाग रहा है, उसको पत्थरों से मार रहे हैं। तो मतलब ये क्या, ये स्पेसिफिकली टारगेटिंग है या ये क्या चीज है? देखिए अगेन हम उतना ज्यादा तो गहराई में वहां का नहीं जानते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कुछ स्पेसिफिक हो सकती हो, कुछ ये भी हो सकता है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है कि भाई हमारा तो दंगे हो रहे हैं, तो जो सामने आ रहा है अब वो किसी भी धर्म का हो, ये भी हो सकता है। और देखिए तीसरी चीज कि कई बार मान लीजिए मेरी आपसे दुश्मनी है और कई सालों से, या मेरे मन में कोई कुंठा है एक धर्म को लेकर और अचानक से ये सब हो गया, तो उसकी आड़ लेके हो सकता है मैंने भी मेरे पुराने गुस्से को या दुश्मनियों को निकाल लिया, जागर कर लिया। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, सही बात है। बट हाँ, ये शर्मनाक है बहुत डेफिनेटली कि देखिए ये बताता है कि आज मेरे हाथ में शक्ति है तो मैं दुरुपयोग कर लूंगा। मतलब इससे कई बार ये भी फील होता है और ये बार बार ये चीज प्रूफ करता है कि अगर आप उग्रवाद में पहुंच गए या आप एकदम वैसी पावर आपके पास आ जाए तो क्या हो सकता है। ये मुझे जो लगता है कि ये जो भी लोग लड़ाइयां कर रहे हैं इसमें ज्यादातर बड़े कमजोर लोग हैं। इनको अचानक से पावर मिल इनको अचानक से पावर मिल गई। देखिए इनके एक्सपेक्टेड भी नहीं था इनके लिए। पीछे भीड़ खड़ी है मेरे, तो मैं कहीं जाके आग लगा दूंगा, पीछे वाले और चिल्लाएंगे बढ़िया है बढ़िया है। यही आदमी आपको रास्ते में मिल जाए अकेला, आप उसको झापड़ मार के बिठा दोगे। लेकिन तो ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ भी कि एक कमजोर आदमी को पावर हैंडल नहीं कर पाता वो। हाँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि पावर तो आपको मिल जाती है, लेकिन पावर को हैंडल करना इज द पॉइंट। आज की तारीख में जैसे कोई बोलता है ना कि एक व्यक्ति है जो नया अमीर है, ऐसे कई बार भारत में बोला जाता है, तो कहते हैं ये पैसा एकदम से आ गया उसका सर खराब हो गया। बोला क्यों? क्योंकि इसको हैंडल करना नहीं आता इतने पैसे को। बोला लेकिन कोई खानदानी रईस उसको 2 करोड़ और मिल जाएंगे कि हाँ ठीक है 2 करोड़ और है, क्या करना। तो वैसे एक आदमी जो हमेशा से पावर में रहा है, जो चीजों को हमेशा से जिसने कंट्रोल में रखा है, वो ऐसी सिचुएशन में शायद वो फिर भी क्या कर, रुक जाओ यार, क्या मारने की क्या जरूरत है, हमें क्या करना है, हमें शेख हसीना को भगाना है, या हमारा जो कोटा है, रिजर्वेशन का कोटा जिस पे लड़ाइयां चल रही हैं वो 30% है, उसको हटाना है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो हिंसा हो रही है तो वो क्यों कर रहे हैं? तो वो तो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको जीवन में पहली बार शक्ति मिली। हाँ। और इतिहास गवाह है ये केवल बांग्लादेश में नहीं हो रहा, ये कहाँ नहीं हुआ। मैं वहीं आ रहा हूँ कि भाई अभी अगर अपन देखें करंट स्थिति के अकॉर्डिंग कि भारत देश के 9 नेबरिंग कंट्रीज में से तकरीबन 5 कंट्रीज अनस्टेबल है। पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, चाइना दुश्मनी है तरीके से, है ना। नहीं, चाइना में जो अनस्टेबिलिटी आपको पता नहीं चलती। हाँ, मतलब चाइना क्योंकि वो चीजों को वो रखते हैं उसको, तो आपको पता नहीं चलता। आपको उनके अनस्टेबिलिटीज क्या है, इकोनॉमिकली वो किस पोजीशन में है वो आपको नहीं पता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन फ्लो थोड़ा कम है वहां से। म्यांमार में वैसे मिलिट्री रूल है। जो बची हुई कंट्रीज है वो वैसे भी ठीक ठाक स्थिति में है। हाँ, भूटान हो गया, हाँ भूटान है वाला, हाँ नहीं अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी है ना भैया, ऑलरेडी हो चुका है। वो भी बोला हमारी क्या, तो
मतलब ये किस तरीके से आपकी मदद करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र तो नहीं रचा जा देखिए रहा है? वो आजकल क्या है, थोड़ा सा वो अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कंसेप्ट चलता था कि वो हर चीज में कोई बहुत बड़ा एक प्लानिंग देखा करते थे। और अब वो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, विद सोशल मीडिया आदमी अब इंडिया में भी मैं सुनता हूँ कई बार लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो मतलब मुझे डर लगता है कि क्या मेरा यूथ भी अमेरिकन यूथ जैसा पगला रहा है। तो अब हो ये रहा है कि जैसे मैं आपको पैरेलल ड्रॉ करूं कि आज की तारीख में हम सोशल मीडिया में देखते होंगे लोग कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अब ताकि लोगों का ध्यान आप पे आकर्षित हो। जब सोशल मीडिया नहीं था पहले के टाइम पे, अमेरिका में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के थ्रू होता था कि आदमी मरा नहीं है और ये गायब है और ऐसा है वैसा है, ताकि वो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन। तो आज हो ये रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी इलॉबरेट कॉन्स्पिरेसी कैसे हो रही है फिर? क्या इतना कोई है दिमाग वाला आदमी? तो इट्स नॉट दैट। ये तो क्या होता है ना, वही जो मैंने मोमेंटम की बात कही कि कई बार मोमेंटम खराब हो जाता है, चीजें खराब होने लगती हैं। बहुत टाइम तक चीजें पुरानी पनप रही हैं, अब अलग अलग कारणों से वो वापस खड़ी होती हैं, इंटायरली डिफरेंट रीजंस। भाई जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में आपको जान के शेयर होगा कि वहाँ जैविक खेती के कारण तकलीफ हुई थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने लीगलाइज कर दी, जो भी, तो वो कौन सोच के बैठा था? हाँ, सबके कारण अलग हैं। तो रिजल्ट एक शायद हो रहा है कि भाई अल्टीमेटली वो अनस्टेबल हो रहे हैं, बट तो अच्छा, तो प्रश्न है कि कौन कर रहा है अनस्टेबल? तो किसी की तो हालत सही नहीं है। आप फिर अमेरिका कर रहा होगा, तो अमेरिका के तो खुद के जो पिछले आंकड़े आए हैं उसमें वो खुद थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, दर्दनाक है। तो मतलब फिर कर कौन रहा है? चाइना है। अब चाइना की भी स्लो डाउन की बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। हालांकि चाइना थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलता है, तो बहुत स्थितियां ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनली उधर भी कोई तो रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है, सब अपने में बिजी हैं। तो कौन ये कर कौन रहा है? सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना जी के बारे में काफी चर्चाएं इतनी देर से चल रही हैं जी। उनको वायरल लेडी कहा जाता है। ओके। और 4 बार पीएम रही, तो पावरफुल भी रही जी, सेक्युलर मुस्लिम रही। ठीक है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये स्थिति आ पड़ी कि एक इतने लॉन्ग टाइम से सर्विंग पीएम, मतलब हेड ऑफ द कंट्री, आपको एकदम से देश ही छोड़ना पड़ गया? रेजिग्नेशन तो अपनी जगह, देखिए ऐसी क्या, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लेते हैं। वैसे हर चीज तो रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे, बट कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब भारत को 47 में आज़ादी मिली, तो भारत और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। तो ये 2 हिस्सों में पाकिस्तान बना था। दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो जूट में उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन सत्ता जो थी वो वेस्टर्न पाकिस्तान के हाथ में थी। तो वेस्टर्न पाकिस्तान अपने हितों का ध्यान रखता था, ईस्ट वालों का ध्यान नहीं देता था। तो अब इसमें कहीं ना कहीं अंतर्विरोध चालू हो गए थे। आपको आश्चर्य होगा, भारत 47 में आजाद हुआ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1951 के आसपास हमारे पहले लोकसभा चुनाव हो गए, जो नॉर्मल है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का पहला लोकसभा चुनाव, क्योंकि वो एक दिन पहले हमसे आजाद हुए, 1971 में हुआ है जी। तो इतने सालों तक उनके जो आपस में तकलीफें रही, 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन, 1-2 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला उनका पूरा। अच्छा। जी जी। तो 71 में पहले चुनाव हुए लोकसभा के। लोकसभा चुनाव कहता है कि जिसके पास मेजोरिटी उसकी सरकार। अच्छा, सीटें ज्यादा जिसकी उसकी सरकार। तो सीटें, जो भारत का नियम चलता है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करते कि ज्यादा बड़ा क्षेत्र तो ज्यादा सीटें नहीं होंगी, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सीटें होंगी, ये भारत का नियम है। और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का भी यही होगा। इसी कारण से जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वहां पे सीटें ज्यादा थी, वेस्टर्न पाकिस्तान में लोकसभा की सीटें, उनकी जो भी लोकसभा है, जो भी पार्लियामेंट है, उनकी सीटें कम थी। मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना जी के फादर थे, इनको फादर, हाँ, बांग्लादेश बंगबंधु जिनको कहते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा।
एक सीट छोड़ के मैक्सिमम या 2 सीटें छोड़ के सारी ईस्ट पाकिस्तान की सीटें जीत गए वो। ओह जी, तो वेस्ट में तो कुछ नहीं जीते, लेकिन ईस्ट में इतना जीत गया कि ओवरऑल टोटल में उनके पास मेजोरिटी आ गई। तो पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मुजीबुर रहमान। अब ये किसको पसंद नहीं है? वेस्ट वालों को। तो अब वहां से तकलीफें चालू हैं। मुजीबुर रहमान को उठा लिया गया, फिर ऑपरेशन सर्च लाइट करके हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और जो लोकल कुछ लोगों के साथ मिलकर बहुत बांग्लादेशियों को मारा, ईस्ट पाकिस्तानियों को मारा गया। और मुजीबुर रहमान अरेस्टेड ही थे। तो क्यों ये सब करे जा रहे हो? ताकि भैया तुम्हारे हाथ में पावर नहीं जाने चाहिए, जबकि तुम लीगली जीते हो। हाँ डेफिनेटली। हाँ, हमें क्या दिक्कत हुई? हमें ये दिक्कत हुई कि क्योंकि ये सब हो रहा था, लड़ाई झगड़ा, तो बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे। वो पलायन करके हिंदुस्तान में आ रहे थे, और हिंदुस्तान खुद इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं था कि हम इतने लाखों लोगों को खाना खिला पाए। तो हमने पहले पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से कहा कि भैया ये बंद करवाइए, ये मार्केट चल रही है। यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, रजाकार। एक शब्द याद रखिएगा, रजाकार। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। जो लोग मार रहे थे पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलके, जो ईस्ट पाकिस्तान को मार रहे थे, वो रजाकार कहा गया उनको। तो हमने सबसे कहा कि भैया प्लीज इंटरव्यू, कोई आया ही नहीं। इंदिरा गांधी थी पीएम, तो उन्होंने फिर माणिक शाह साहब से कहा कि भाई लड़ाई तो करनी पड़ेगी। माणिक शाह ने कहा कि नहीं, 5-6 महीने रुको, अभी बारिश का मौसम है, तो अभी तो हम सही नहीं कर पाएंगे। बाद में हमने मुक्ति वाहिनी करके जो बांग्लादेशियों की एक इंटरनल फोर्स बनाई सपोर्ट के, 71 का वॉर हुआ, जो बाद में हम जीत गए। और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, वो पाकिस्तान बन गया या बांग्लादेश हो गया। इतनी कहानी बहुत लोगों ने सुनी है। हाँ, इतनी कहानी सबने सुनी है। हिस्ट्री में अवेलेबल, ये नहीं, हिस्ट्री में तो आगे की भी सब अवेलेबल है, ये पॉपुलर हिस्ट्री है। उसके आगे की कहानी ये हुई कि जैसे एक आपने देखी होगी ना, डार्क नाइट, बैटमैन की फिल्म है, तो उसका एक डायलॉग है, उसमें कहते हैं कि आइदर यू डाई हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। या तो आप हीरो की मृत्यु मर जाएंगे, या इतना जी लेंगे कि आप विलन बन जाएंगे। तो यही चीज हुई बंगबंधु के साथ, आपके मुजीबुर रहमान के साथ। उन्होंने धीरे धीरे वन पार्टी सिस्टम कर दिया। और वो हुआ ये कि भाई अब तो हमारा ही राज होगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर डेट में आगे हो रहा हूँ, 15 अगस्त 1975 आर्मी ने, या तो 75 या जब भी था, उन्होंने अटैक कर दिया और उनके पूरी फैमिली को गोली मार दी। एवरीबडी वाज किल्ड, डॉग्स, उनके यहाँ का काम करने वाला, बच्चे, सबको गोली मार दी। और शेख हसीना और उनकी बहन किस्मत से या जैसे भी जर्मनी में थे, वो कैसे थे ही नहीं, हाँ थे ही नहीं, तो वो बच गए। और बाद में शायद भारत में पॉलिटिकल शरण भी मिली उनको। जिन लोगों ने ये मारा था उन सबको इम्यूनिटी मिल गई कि भाई इनके ऊपर अब कोई केस नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो भी था। बाद में शेख हसीना वापस जब भी गई, फिर पीएम बनी, और धीरे से जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके फादर के मर्डर में, एक एक करके सबकी इम्यूनिटी हटाई और फांसी एंड एवरीथिंग, और सबको साफ किया। ये इतिहास है। मतलब ये चीज लोग नहीं जानते। तो क्या उसके बाद यहाँ चला करता था रिजर्वेशन। 56% रिजर्वेशन चलता था बांग्लादेश में, जिसमें से 30% था 71 के जो सैनिक थे जो बांग्लादेश की तरफ से लड़े थे, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए। तो 2018 में ये इस पे विरोध हुआ था और ये फिर बंद कर दिया गया था, जो भी थोड़ा बहुत बंद कर दिया गया था। उसके बाद अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने वहां पे वापस कहा कि नहीं ये चलना चाहिए, और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। तो जब ये वापस रिजर्वेशन आया 2024 में, तो स्टूडेंट्स भड़क गए कि भाई हमारे हाथ से जा रहा है। और यहाँ शेख हसीना का एक डायलॉग आया, बोला अगर हम अपने सैनिकों के बच्चों को नहीं देंगे तो क्या रजाकार के बच्चों को देंगे। तो वहाँ से वो जो एक एडिशनल आया कि आप हमको रजाकार बोल रही हैं। अच्छा, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट थी, उन्होंने 56% को हटा के 7% कर दिया।
और जो मुझे लगता है बहुत एक्सेप्टेबल लिमिट थी विरोधियों के लिए भी, बोला ठीक है ना 56 से 7 हो गया, जिसमें से 5% वाज फॉर द मिलिट्री पीपल, 1% माइनॉरिटीज का था और 1% डिसेबल्ड का था, जो भी रहा होगा। तो यहाँ पे लेकिन जो गवर्नमेंट से गलती हुई वो ये हुई कि जो इस टाइम तक छात्र नेता अंदर थे वो शायद छोड़ने में दिक्कत हुई, मार पिटाई हुई, जो गन शॉट्स जो लगे वो वहाँ, और फिर स्थितियाँ इतनी खराब हुई वो हमारे सामने। सही बात है, मतलब काफी अंदर की हिस्ट्री और बहुत सारी चीजें। अब एक क्विक सवाल, क्विक आंसर चाहूंगा कि क्या इंडिया से अच्छे संबंधों के कारण ये सब हो रहा है? मुझे नहीं लगता। जैसे शेख हसीना जी ने जब रिजाइन किया तो प्रेसिडेंशियल रूल के तहत जो इनकी अपोजिशन पार्टी है, लेफ्टिस्ट जो हैं वो जेल में थे, जो एक अपोजिशन पार्टी कोई लीडर है। नहीं वो तो रिहा कर दिया, नहीं वो तो खैर करप्शन के चार्ज में अंदर थे, करप्शन के चार्ज में अंदर भी थे, खालिदा रिहा कर दिया गया जी। ये क्या दर्शाता है? नहीं दर्शाता, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो जब भी किसी देश में इस प्रकार के होते हैं तो कैदी तो रिहा हो ही जाते हैं उसमें। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये चीज़ ये है कि केवल पॉलिटिकल अगर आपने लोगों को छोड़ा होता है या छूट गए होते हैं, उसमें से ऐसा मान रहा है कि टेररिस्ट भी इसमें निकल गए, ऐसा भी माना जा रहा है, जो अनफॉर्चुनेट। देखिए वो तो बहुत सब्जेक्टिव बात है कि जो आदमी अरेस्टेड था वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण था या एक्चुअल करप्शन था। अब केजरीवाल अंदर हैं, वो एक्चुअली करप्शन में अंदर हैं या पॉलिटिकल रीजंस है, तो वो अगर ऐसे कोई हो गया और वो निकल गया तो ठीक है। लेकिन हाँ अगर आतंकवादी निकले तो तकलीफ है। केजरीवाल जी को तो अपन झेल लेंगे कि हाँ भाई बाहर आ गए, कोई बात नहीं, समझ लेंगे उनका, टेररिस्ट को कैसे हाँ सही बात है। तो मतलब क्या लग रहा है कि कौन है इसके पीछे? पीछे नहीं, मुझे जो लगता है कि देखिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो देखती हैं जहां उनको वर्चस्व स्थापित करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रिगर तो करती हैं कि यार यहाँ ये अनरेस्ट है, अपन थोड़ा सा और बढ़ावा क्यों ना दें। तो कश्मीर में पाकिस्तान ने देखा होगा कि अच्छा इंटरेस्ट है तो या तो पहले अनरेस्ट क्रिएट करो, ऑलरेडी है तो उसको बढ़ावा दे दो। तो अब ये अनरेस्ट क्रिएट किया या सिचुएशनली हुआ, तो मेरा तो मानना है सिचुएशनली हुआ। बट हाँ किसी को अपॉर्चुनिटी हो सकता है दिखी हो कि इससे मॉन अनरेस्ट बढ़ा सकते हैं, तो वो हो सकता है। भाई इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ है तो वो आप और हम जो लोग हैं, मतलब हम जो सड़क के लोग हैं, आम जनता है, ये इस लेवल पर सोचते हैं। हाँ क्या सही बात जो है। ऊपर के लोग हैं मैं बहुत अलग लेवल पे, मैं आपको एक छोटा सा केस सुनाता हूँ। एक किताब है काउबॉयज ऑफ रॉ के ऊपर है, और रॉ के ऊपर ज्यादा किताबें है नहीं भारत में, तो बी रमन साहब ने लिखी थी, वो रॉ के चीफ रहे। उन्होंने शुरुआत कही कि एक जमाना था कि हम पंजाब में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित मिलिटेंसी से लड़ रहे थे, खालिस्तान आंदोलन, जिसमें CIA उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ईस्टर्न रीजन में चाइना के खिलाफ उसी CIA के साथ मिलकर हम चाइना के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कि एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी एक साइड आपके सपोर्ट में, एक जगह अगेंस्ट में, साइमल्टेनियसली। ऐसा भी नहीं कि पहले थी, तो आप जो कह देते ना ये सपोर्ट है, ये अगेंस्ट है, ये कुछ नहीं होता। ये मतलब हमारे और आपके लिए तो क्या बोलना है और हाँ, तो बट वो कितनी मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लिकेटेड चीज चल रही है, डेफिनेटली वो आप और हमके कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक स्ट्रेंज बात कि 1 जुलाई को एंटी रिजर्वेशन बिल के साथ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, चलता बीच में बंद होता है बिकॉज ऑलमोस्ट सारी मांगे पूरी कर ली मान ली गई थी। लेकिन अचानक से 4 अगस्त को ये शेख हसीना का रेजिग्नेशन की मांग, वही हुआ ना कि देखिए जब वो मांग ली गई बातें, उसके बाद क्योंकि स्टूडेंट्स को रिलीज नहीं किया गया, जो इनके मेन शायद आधा दर्जन लोग थे, और उसके कारण चीजें फिर आउट ऑफ हैंड होती गई। और जो चीजें, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शायद गवर्नमेंट वहीं
बैलेंस नहीं कर पाई चीज़ों को, कि भाई ऑलरेडी आप एक्सेप्ट कर चुके थे कि भाई ये नए नियम आ गए हैं, आप छोड़ देते। जो भी लीडर्स थे इस रिवॉल्यूशन के या क्रांति के, तो आपने कहीं ना कहीं उसमें या आप एश्योरेंस दे देते कि भाई प्रोसेस हो रही है, 1 हफ्ते में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी हुआ हो अपन जितना भी जानते हैं। तो प्रोबेबली उसके कारण चीजें फिर बढ़ गई। इन बिटवीन देखिए क्या होता है, धक्का मुक्की हर जगह होती है। तो कहीं किसी ने किसी पुलिस वाले को मार दिया या किसी ने स्टूडेंट पे गोली चला दी होगी, तो क्या हुआ, वो जो चीजें शांत हो सकती थी अब और बढ़ती गई। तो वो तो आपका मिसमैनेजमेंट है। वो आप उसके बाद जब आप जिस मेन चीज के ऊपर लड़ाई चल रही थी उसमें आपने कंसीड कर दिया या देश की सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कंसीड करवा दिया, फिर लड़ाइयां क्यों हो गई? मैं वही, मेरा सवाल वही है। अच्छा, इसमें भी एक बात और कि शेख हसीना जी ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद तो ही रुक जाना चाहिए। नहीं, मैंने भी चल रहा है वो उसका रीजन मैंने आपको बताया ना कि वो मोमेंटम होता है। हाँ, खैर वो मोमेंटम टाइम भी लगेगा नहीं में। उसमें दूसरा क्या होता है कि शेख हसीना जब बाहर गई तो अब, लेकिन मेरे तो कुछ और उल्लू हैं जो मुझे सीधे करने हैं। मेरे को तो शुभम पांडे से अपने पुराने हिसाब चुकाने हैं। हाँ। या मैं उनसे जलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं तो उसके, तो वही पावर इज अ वेरी हर आदमी पावर को ना कंट्रोल नहीं कर पाता। पावर से वही बार बार वही चीज दिखने में आती है, क्योंकि अभी इस समय सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। मैंने अपने जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, मैं उस पर नॉर्मली पॉलिटिकल कुछ नहीं डालता। तो अब मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि आप डालो, तो मैंने जो भी मुझे लगा कि एक बैलेंस्ड व्यू हो सकता है मैंने डाला। उस पर भी लोगों ने मुझे बहुत गाली बकी कि आप हिंदूज के लिए नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो वहाँ पे हो रहा है। देखिए, बोला क्यों नहीं जा सकता, लेकिन क्या मेरे बोलने से चीजें सुधरेंगी या बिगड़ेंगी? तो प्रोबेबली मेरे देश में बिगड़ेंगी। आप वो नहीं सोच रहे। सही बात भाई, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के कारण जो सोशल मीडिया में थोड़ी सी स्टैंडिंग रखता है, उसको चीजें शांत करानी चाहिए रादर देन भड़कानी चाहिए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब सबके अपने अपने व्यू हैं। देखो, अगेन मैं कहता हूँ न्यूज़ चैनल है, उसका बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसको बताना है, उसका काम है। बट एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है, वो अगर इन चीज़ों को रोटी सेकने में काम करने लगे, क्योंकि उसको पता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ डालो तो वो चलती है, डेफिनेटली एवरीबॉडी वर्क्स फॉर टीआरपी। लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि अगर आपके कंटेंट को देख के, जैसे मैंने आज आपसे काफ़ी ओपनली बात की, तो कि एक न्यूज़ वाला एक सेगमेंट है, तो जो आदमी इसको देखेगा वो उस पर्सपेक्टिव से देखेगा। बट जो आदमी रील्स पे नॉर्मली लोगों को गाते बजाते हुए देख रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतना नहीं है कि वो उस चीज की गंभीरता को समझे और वो एकदम से भड़क जाएगा, अरे यार ये तो गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, वो ऑडियंस ही अलग प्रकार की। तो आप ये नहीं कह सकते। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया, अच्छा उसके बाद मेरे को कई लोगों ने गाली बकी कि आप तो डरते हैं, आप बोल नहीं रहे। अरे भाई, बोलने में वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप तो बोल देंगे गुस्से में आके, बट उसका रिपरकेशन जो बाजार में होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? और जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की हमेशा बात की जाती है, तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म तो यही है ना कि सेंसेशनलाइजेशन ना हो, सही चीज को सही तरीके से उठाना, और सही तरीके से, और सबसे बड़ी बात है शांति से। एग्जैक्टली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपन बहुत भड़कीले मुद्दे पे बहुत ही कामली बात कर रहे हैं। आप बताइए, चलिए मैं आपसे बोलता हूँ, चलिए मैं आपसे चिल्ला के बोलता हूँ, उससे होगा नहीं, उससे होगा ना, उससे ये होगा कि मेरे देश में भी और आग बढ़ जाएगी। देखिए, बांग्लादेश में तो अपन को कोई नहीं देख रहा, यहाँ देखने लगे, यहाँ देखने लगे। अब यहाँ भी लोग कहेंगे यार हिंदुओं के साथ गलत हो रहा, तो हिंदू कहेंगे चलो मैं मुसलमानों को मारता हूँ। सही बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ कई बार कुछ चीजें शांति से हल की जा सकती हैं, और चर्चा तो चर्चा है साहब, लेकिन बात भी अगर आप कोई रख रहे हो मार्केट में तो आप संजीदगी से रखें। आप कहते हैं कि हिंदुओं के साथ गलत हो गया, जो हुआ है वो सबको दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा होता, तो हम नहीं कर रहे तो गलत है। लेकिन अगर सब चर्चा कर रहे हैं, तो एक एडिशनल आदमी ने नहीं भी करी, हाँ, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी कोई मैं आपको एस्पेक्ट नहीं दिखा पाऊंगा जो ऑलरेडी नहीं है। जिन लोगों ने करनी थी उनने कर दी है, जो जरूरी लोग हैं। अच्छा, मैं अगेन एक चीज बोलता हूँ, लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा मिस करते हैं, वो है डेटा।
लोग कह देते हैं हिंदुओं के साथ गलत हो गया, हुआ है, बट आई विल लाइक टू सी अनफॉर्चुनेटली द वेरी बैड डेटा कि कितने हिंदुओं के साथ हुआ, कितने नॉन हिंदू या मुस्लिमों के साथ हुआ। लेट्स से एक मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल फिगर देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि X% हिंदुओं के साथ हुआ और 10x मुसलमानों के साथ हुआ। एक बहुत, मैं आपको एक संजीदगी से बात करता हूँ, तो आप कहेंगे कि एंटी हिंदू राइट्स थे ये? सही बात है। किस बेसिस पे कहेंगे? मैं अब आपको एक्चुअली, चलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, हमें भारत में और भड़काना नहीं है लोगों को। मैं आपको ठीक है ना, आफ्टर द पॉडकास्ट बताऊंगा मैं, और क्या बताऊंगा मैं आपको। सर अपन मतलब कंक्लूजन की तरफ थोड़ा बहुत पहुंच रहे हैं हमारे एपिसोड के। तो बेसिकली ये जो भी चल रहा है, देखिए हमको दिखाई दे रही हैं स्थितियां, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट नाउ, जो बांग्लादेश में चल रहा है, अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ। और यहाँ तक कि अगर आपने वो वीडियो देखा हो कि वो शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो एक स्टैचू थी उसको तक गिरा दिया गया है जी, है ना, ये हो गया, मंदिर जला रहे हैं, ये सब है। अभी फिलहाल कल चिटागोंग में पूरे हिंदू मिलके एक पीस के लिए उन्होंने मांग करी है, एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ हिंदूज भाग के आए बॉर्डर में, तो इंडिया के बॉर्डर वाले मतलब भी रोक रहे हैं उनको, रोका भी कि यार अभी नहीं ले सकते। तो अब हम समझ रहे हैं कि भाई स्थितियां उस तरीके। इंदिरा गांधी ने एक डायलॉग कहा था जब ये 71 के युद्ध के बाद जब लोग आ रहे थे, बोला था आपने मेरे, आपको पूछा कि आपने युद्ध क्यों करवा दिया, बोला आपने मेरे सामने विकल्प ही क्या रखा, अगर मैं उनको आने दूं तो मेरे देश में उनको मैं खिला नहीं सकती, और अगर रोक दूं तो पीछे कोई आगे गोली मार देगा। सही बात। आज कम से कम शायद स्थितियां उतनी खराब शायद नहीं है कि आज वही बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया, लेकिन कम से कम हमको शायद इतना डर नहीं लग रहा होगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर। हाँ। लेकिन अगर ये सुरक्षा का डर होता तो हमारा देश कितने और बड़े कन्फ्लिक्ट में आ जाता। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ऑल ओवर ये सब को देखते हुए हमें क्या स्थिति नजर आ रही है बांग्लादेश की अभी फिलहाल आने वाले समय में? देखिए, अब तो इस बात पे निर्भर करेगा कि वहाँ की सरकार किसके हाथ में जाती है। जैसे पर्सनली मोहम्मद यूनुस मुझे थोड़े से सही व्यक्ति लगता है, तो बहुत तो पर्सनली तो जानता नहीं उनको, बट हाँ जिस प्रकार के इकोनॉमिस्ट हैं वो, और जो थोड़े से एक टेक्नोक्रेट ज्यादा हैं रादर देन अ पॉलिटिशियन। देखिए हुआ ये है कि बहुत सारे जो अब नए लोग आए होंगे शायद आए होंगे फ्रॉम स्टूडेंट साइड, जो 3 मेन मुख्य लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया था, शायद कहीं ना कहीं सरकार का या तो हिस्सा बन गया। मैंने क्योंकि फॉलो नहीं किया कि कौन मंत्री बना है, या तो वो मैच्योरिटी चाहिए आपको देश चलाने के लिए। वो फिल्मों में अच्छा लगता है कि यंग व्यक्ति आया उसने दुनिया चेंज कर दी, या नायक आया अनिल कपूर साहब और एक दिन उन्होंने कर दिया, वो ठीक है, वो फिल्मों के लिए अच्छा है और वो अच्छा है, वो कुछ हद तक यू नीड सम फ्रेश ब्लड। बट जो एक्सपीरियंस है, अब आपकी जो सरकार बनी है ना, उसमें मोहम्मद यूनुस को कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, इनको होगा। अब हमको नहीं मालूम कि कितने एक्सपीरियंस के लोग हैं। तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसका कंपोजिशन will decide what will be the direction of Bangladesh। तो बस उम्मीद कर वी होप कि हाँ अच्छे लोग आए, वर्ड वाली बात, बट वी होप कि चीजें क्योंकि अगर आपके पड़ोस में आग लगी है तो कहीं ना कहीं वो जो उनका शेर है आपने सुना ही होगा, इरशाद इंदौरी साहब का, राहत इंदौरी का, कि अगर लगेगी आग तो जद में आएंगे सबके मकान, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सही बात। शायद मैंने लाइनें ऊपर नीचे कर दी, बट अगर आपके पड़ोस में डिसबैलेंसिंग है, अनस्टेबिलिटी है, तो वो आपका असर है। कम मतलब आज नहीं आएगा, कल आएगा, नहीं आ ही रहे हैं, और धीरे धीरे तो भाई लड़ ही रहे हैं, ऑलरेडी लोग लड़ रहे हैं आपके, शुरू तो हो ही गया। तो हम तो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी रहे हर जगह, बिल्कुल, इवन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि वहाँ की इनस्टेबिलिटी हमको इम्पैक्ट करती है। डेफिनेटली भाई, कोई उससे वो नहीं है भाई, बिल्कुल स्टेबल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शेख हसीना जी का क्या फ्यूचर है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जब शेख हसीना जी हिंदुस्तान आई तो उनके पुत्र का, जो शायद विदेश में कहीं रहते हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि शायद अब वो वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि 70s में आ चुकी हैं, तो शायद उनमें अब वो उतना कि वापस जाके लड़ना और खड़ा होना, ऑब्वियसली आता बहुत
और इतना स्थिति भी अब- स्थितियां भी नहीं है, तो शायद वो वापस नहीं जाएंगी। लेकिन रिसेंटली शायद अगेन कल ही मैंने शेख हसीना जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि एक्चुअली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के कारण ये सब हुआ है और अब मेरा भी सपोर्ट है तो मैं वापस जाऊंगा। तो यू नेवर नो। देखते हैं, लेट्स Political powers. हाँ अपन ऑब्जर्व करो अब, और उसके बाद अपन करेंगे फिर अगली चर्चा। सही बात है, सही बात है। तो दिस वाज इट एंड दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉलिटिकल पंचायत, जो कि बांग्लादेश के कन्फ्लिक्ट के ऊपर है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। स्थितियां देखिए खराब हैं और ज़्यादा खराब भी होती जा रही, बट नो समडे इट विल गेट इनटू कंट्रोल, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल वो कंट्रोल में हो, जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाए, चीज़ें स्टेबल हो, नई गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। बाकी आपकी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, निष्पक्ष राय बताइएगा। हमने तो अपनी निष्पक्षता से जितनी हम बात कर सकते थे वो क्लियरली करी है। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जुड़े रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।